वो सेम आंसर कहीं से कॉपीड था, क्योंकि जो मैंने इक्वेशन टीच किया था वो इक्वेशन आपने नहीं लिखा था, बट फिर भी मैंने उसके मार्क्स दिए हैं। और अगर मैं सबसे अच्छे आंसर राइटिंग की बात करूं तो बहुत सारे टॉपर्स हैं। यू कैन सी मैक्सिमम मार्क्स आई हैव गिवन अराउंड 22। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन 22 है। यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज दीपा दत्ता, एंड द सेकंड वन इज राजदीप बनर्जी। उसके बाद तुषार मंडल एंड शुभादीप मैथी। So these four students have got maximum marks. इनका एक ये प्रॉब्लम था कि इन्होंने कहीं कहीं पे अपने रिस्पॉन्स में गलतियां की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कलेक्टिवली मैं बात करूं तो एक न्यूमेरिकल दिया था मैंने, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन दी लास्ट फॉर्मूला आई हैव टॉट इन दी लास्ट क्लास। जो मिड सेम से पहले हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें मैंने जो टीच किया था आपको फॉर्मूला कि कैसे फाइंड आउट करना होता है करंट और वोल्टेज की वैल्यू को। तो उस वैल्यू को आपको निकालना था, उस तरह से उस फॉर्मूले को यूज करके निकालना था। बट आपने सोचा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने सही से रीड नहीं किया क्वेश्चन को, और आपने बेस्ड ऑन डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर कर दिया। सो ओनली वन स्टूडेंट हैज गिवन द राइट आंसर। मैं उसके आंसर को आपको दिखा रहा हूँ। तुषार मंडल, तुषार मंडल, इफ यू आर प्रेजेंट प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर आप Yes, sir. मीटिंग में हो तो ओके, थैंक यू तुषार। So I'm showing you आंसर स्क्रिप्ट। सो इसमें मैंने ऐसे डिजिटल मार्किंग तो नहीं हो पाएगी, बट मैंने क्या किया है उसका पेस्ट किया हुआ है। बिकॉज तुषार मंडल के मैथमेटिकल है वो भी सही किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस कॉपी। और एक और को ले लेते हैं जिसमें न्यूमेरिकल नहीं सही है, फिर भी मैंने मैक्सिमम मार्क्स दिए। फॉर एग्जांपल राजदीप बनर्जी, राजदीप बनर्जी का ये है। Yes, yes, sir. So in the meeting, Rajdeep, are you present? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay. So can you see the screen? I'm showing the copy of Tushar Mandal. All of you please respond. अगर आपको ये कॉपी दिख रही है तो आप चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके Yes, sir. दिख रही है आपको? ओके, थैंक यू। Yes, sir. This is सो yes, sir. एज यू कैन सी दिस कॉपी, ये तुषार मंडल की कॉपी है। इसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना था, तो इसने वीआई कैरेक्टरिस्टिक बताया सबसे पहले, और कहाँ पे आपका कटिंग वोल्टेज है और कहाँ पे रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो सारे डिस्क्राइब किया है। सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए कैसे ग्राफ बनेगा, एक्यूरेट तो नहीं है बट फिर भी इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है थ्रू दी डायग्राम, और इसकी एक वैलिड एक्सप्लेनेशन भी दिया है इसने, फुल मार्क्स उस पर दिया है मैंने। फिर एक और चीज मैंने कंसिडर किया है विच इज क्लियर हैंड राइटिंग। तो क्लियर हैंड राइटिंग पे भी कुछ मार्क्स मैंने दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का काटा है, बट इफ
मतलब एक ग्लांस में अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही साफ लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका इंप्रेशन अच्छा होता है कॉपी पे। तो फॉर एग्जांपल सेकंड आंसर में देखो, इसने NP इक्वल्स टू NI स्क्वायर लिखा है, तो बाकी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या इसमें अंदर है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि NP इक्वल्स टू NI स्क्वायर मतलब मास एक्शन लॉ। तो और यहाँ पे एक दो टर्म इसने ऐड किया, जैसे अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, जो मैंने क्लास में टीच किया था स्पेशली। फिर उसके बाद चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, यहाँ से आप देखिए, इस चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन में मैंने ये वाला इक्वेशन नहीं पढ़ाया था। अगर आप अपने उसको देखोगे, स्लाइड्स को देखोगे, तो स्लाइड में ये इक्वेशन मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने इक्वेशन ये वाला पढ़ाया था, और वो भी विद साइन नहीं था, विदाउट साइन था। तो ये ऑब्वियसली कहीं से कॉपीड है, और द सेम कंटेंट आई हैव फाउंड इन सेवरल कॉपीज। जितने भी कॉपीज थे सब में सेम कंटेंट आया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने जो मैंने पढ़ाया था वो सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो वहां से पता चलता है कि आप मेरे नोट्स को फॉलो कर रहे हो ना। उसके बाद से ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, 2 मार्क्स तो आपको बस इसके लिखने के ही थे। बट इसने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डायग्राम भी एक्सप्लेन किया है, तो इससे फुल मार्क्स की गारंटी होती है अगर आप किसी चीज को डायग्राम से भी एक्सप्लेन करते हो तो। नाउ जो न्यूमेरिकल पार्ट था उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल पार्ट में आपको वोल्टेज दिया हुआ था एट सर्टेन वोल्टेज 0.7 वोल्ट, करंट इज फ्लोइंग अराउंड 2 मिली एम्पियर, तो 2 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा था एट टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन। फिर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि व्हेन वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज 0.75 देन व्हाट विल बी द करंट। तो आपको ये जो करंट दी हुई थी, ये फॉरवर्ड करंट दी हुई थी, दैट इज आई, नॉट आई नॉट। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 0.75 इस वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, जिसको आपको यहाँ पे पुट करना था, और देन आई फाइंड आउट करना था। बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो आपका जो बाकी के पैरामीटर्स है लाइक के बी और टी, जो ये वैल्यूज इन्होंने रखी है, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट होंगी। तो आपको क्या करना था कि जैसे एक तो मेथड ये है, आपने क्या किया कि आई की वैल्यू 2 रखा, फिर यहाँ से आई नॉट फाइंड आउट किया, यहाँ पे वी की वैल्यू रखी और के बी और टी की वैल्यू रखी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और उसकी टेम्परेचर की वैल्यू, देन आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट किया। उसके बाद आई नॉट की वैल्यू को आपने एक दूसरा इक्वेशन बनाया, उसमें आई नॉट की वैल्यू को पुट किया, और जो यहाँ वोल्टेज था, जो अभी आपने आई नॉट फाइंड आउट किया 0.7 वोल्ट पे, वही वोल्टेज हमने यहाँ पे 0.75 वोल्ट पे निकालने की कोशिश की। तो अब हमने यहाँ पे 0.75 वोल्टेज की वैल्यू रखी, और आई नॉट की वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू से कैलकुलेट करके रख दिया, और बाकी का इक्वेशन का जो वैल्यू था वो सेम रखा। देन यू विल इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे 1.07 मिली एम्पियर आ रहा है। तो मैंने अभी, अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने केवल मेथड चेक किया है, मैंने कोई भी चीज कैलकुलेट नहीं की है कि पर्टिकुलर क्या करंट आएगा या क्या करंट की वैल्यू होगी। क्योंकि अगर आप मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जितने भी स्टूडेंट्स की मैं कॉपी देख रहा था वो सारे रॉन्ग अप्रोच को कर रहे थे, तो रॉन्ग अप्रोच से मेरा वैसे ही मन उठ गया। मैंने कहा कि अगर कोई सही सा अप्रोच भी यूज कर किया होगा तो मैं फुल मार्क्स दूंगा। तो ओनली दिस कॉपी, मतलब इस कॉपी में मैंने ये प्रॉपर अप्रोच पाया। और दूसरा तरीका इसको करने का एक और हो सकता है। हाँ जी बताइए। सर ये तो डायोड इक्वेशन से बना हुआ है ना। हाँ, डायोडी क्वेश्चन तो अप्लाई करना था। तो सर एग्जाम से पहले तो आपने ये एक्सप्लेन ही नहीं किया था सर डायोड क्या इक्वेशन बात के कर रहे बारे हो, क्या बात कर रहे हो, डायोड इक्वेशन सारे पढ़ाए हुए हैं मैंने। में। सर एग्जाम के आप बाद एक बार, था सर। एग्जाम के बाद नहीं पढ़ाया मैंने, एग्जाम के पहले ही पढ़ाया आपको। चेक करो आप, डायोड इक्वेशन मैंने पहले ही पढ़ाया है। ओके, आई सर जो थिंक जो फर्स्ट वाला आप यस यस पीपीटी यस यस, भेजे थे मैंने सर उसमें रिवर्स तो बायसिंग, डायोड इक्वेशन था रिवर्स नहीं। रिवर्स बायसिंग, लेकिन ये आई थिंक मैंने कवर कर रखा था शायद। नहीं, यहाँ से कवर किया था, सॉरी, मैंने मिस्टेक किया है। ओके, कोई नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर से इसका मार्क्स आपका बढ़ा दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 2 मार्क्स आपके या 3 मार्क्स, कितने थे ये मार्क्स के? जितना सर भी तीन मार्क्स था थे मैं सर। आपका, हाँ, आपका इंक्रीज कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आई विल इंक्रीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर आपने मुझे मतलब सर मेरा एक जगह मार्क्स और कटा था सर, जो मैंने एक डायग्राम बताया था हाँ सर कहाँ पे? और सर एक जो ये सर डायग्रामेटिक था ना सर। जस्ट मोमेंट, मैं बता रहा हूँ, सर मैं बता रहा हूँ। सर इस राधा कृष्णा, यस सर। आपकी कॉपी में खोल रहा हूँ अभी। यस सर। हाँ बताइए कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन में? हेलो राधा, आर यू देयर? यस सर, जो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था ना सर। हाँ हाँ, सर उसका मैंने डायग्राम मतलब एक दो जगह ये वाला दिखाया ये वाला तो। ये वाला यस डायग्राम सर। ना? यस सर, इस मैंने जब उस आपके डायग्राम पास में पहली इस बार। इस डायग्राम इस डायग्राम में आप देखो क्या गड़बड़ की हो। सबसे पहली बात, जब डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसमें एक इम्प्योरिटी एटम था और दैट वाज सराउंडेड बाय सिलिकॉन एटम। आपने यहाँ पे क्या शो किया है, यहाँ पे अगर आप इम्प्योरिटी एटम रखते हो और यहाँ पे भी इम्प्योरिटी एटम रखते हो तो ये आपका स्ट्रक्चर नहीं होगा। समझ रहे हो आप? यस सर। मतलब ऑक्टेट आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने जो डोपिंग की है, दैट इज बेसिकली बहुत ही स्मॉल अमाउंट की डोपिंग होती है। जब भी हमें डोपिंग करना होता है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की होती है, और स्मॉल अमाउंट का होगा तो ऐसा कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा कि जिसमें सिलिकॉन एटम के बजाय दो बोरॉन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि दो बोरॉन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग दिखाई है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर आप केयरफुली अपने डायग्राम को देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया था, उस डायग्राम में बोरॉन एटम्स थे। बट सर नहीं सर, मेरा हाँ ये कहना था कि दो बताइए। बोरोन एटम्स के बीच में ही ना होल बनता है सर। नहीं 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 नहीं, दो बोरॉन एटम्स के नहीं, एक बोरॉन एक सिलिकॉन। ये जो आप यहाँ पे सर नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हो, ये सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स हैं। ये बीच में जो सेंट्रलाइज्ड एटम है उसको हम बोरॉन एटम रिप्लेस करते हैं। बट सर आपके नोट्स में तो था सर कि ऐसा ही मतलब सेम अरे डायग्राम यार, था सर आपके नोट्स में सर। आपके सामने नोट्स है। यस सर। यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे है यस बताओ? सर, इसके ये सर यहीं पे सर। हाँ बताओ कहाँ पे है? सर यहीं पे तो सर दो कहाँ बोरोन पे तुम्हारा एटम्स। बोरॉन कहाँ है? कहाँ है? सर कहाँ यहाँ बोरॉन दिख रहा है? सर लेकिन यहाँ साइड में तो लिखा हुआ है ना सर, द बोरोन एटम्स क्रिएट्स अ होल एंड दिस। इस होल को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ लाइन नहीं दिख रही है आपको? यस सर यहाँ पे वही तो देखो दिख रही है सर। पी टाइप सिलिकॉन और ग्रीन से जो न्यूक्लियस बना हुआ है उसको हम बता रहे हैं कि बोरॉन न्यूक्लियस। ये आपका बोरॉन न्यूक्लियस है, बाकी सारे जो नीले वाले हैं वो सिलिकॉन न्यूक्लियस है। तो ये बोरॉन एटम सराउंडेड बाय सिलिकॉन एटम है, ना कि बोरॉन बोरॉन में बॉन्डिंग हो रही है। अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रीन कलर को बोरॉन न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप दूसरे वाले सेमीकंडक्टर की बात करो एन टाइप में, तो उसमें भी देखो आप, यहाँ पे जो है सेंट्रलाइज्ड एटम है वो एन टाइप सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस न्यूक्लियस है। मतलब ये फॉस्फोरस न्यूक्लियस है, बाकी के सारे सिलिकॉन एटम्स है। कभी ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं सकता कि सॉरी, जिस केस में दो आपके एन टाइप के या 5 ग्रुप के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो, क्योंकि इनकी डोपिंग बहुत ही स्मॉल अमाउंट में की जाती है। क्लियर है? यस सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी को डाउट है? और किसी को भी डाउट है क्वेश्चन में या मार्क्स से रिलेटेड? आई होप किसी को डाउट नहीं है। नितिन रॉयज राइटिंग सर वॉइस इज नॉट क्लियर। नितिन अभी वॉइस आ रही है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, क्योंकि मैं जब समझा रहा हूँ तो आई कैन नॉट एक्सेस द चैट बॉक्स, यू कैन अंडरस्टैंड। सर अभी मतलब क्लियर आ थोड़ा रहा सा है? सर वॉइस, सर थोड़ा सा वॉइस हेजी आ रहा है, मतलब साउंड थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। अभी क्लियर आ रहा है?
अभी क्लियर है? हाँ सर अभी क्लियर है सर, बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, जब जब प्रॉब्लम हो तभी बताओ आप, ठीक है? जैसे ही प्रॉब्लम हो बताओ, ओके बिकॉज सर। मैं कैसे पता कर पाऊंगा? नितिन, अभी अभी क्लियर है? पहले से बेहतर है, पहले समझ में नहीं आया था कुछ भी। किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो? क्या चीज समझ में नहीं आप आया? जब ग्राफ समझा रहे थे तब वॉइस कुछ आ नहीं रहा था, कुछ भी वॉइस नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, आप जो ग्राफ समझने में, अच्छा आपने एग्जाम दिया है? नो सर। तो आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। जब हमारी एक्स्ट्रा ओके क्लास सर। होगी, आप न्यू स्टूडेंट्स में हो ना, तो हमारी जब एक्स्ट्रा यस क्लास सर। होगी तो मैं आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन के बारे में और कैसे इसको राइट करना था। मतलब आप समझ लो कि राइटअप में क्या है इसने लिखा है। जनरली जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो ये था कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपका ऐसा कुछ बनता है, वो मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो किसी को भी डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क, अदरवाइज we will discuss the today's class. ओके सर। Okay, thank you, Nitin. Okay, I think there is no doubt. मैं सबको मार्क्स फिर से अलॉट कर दूंगा और मैं एक बार कन्वे भी कर दूंगा राहुल सर को। सो डोंट वरी, आपके जो भी मार्क्स हैं उस क्वेश्चंस के वो बढ़ जाएंगे। मुझे एक्चुअली वो याद आ रहा था, जो लास्ट क्लास में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, वोल्टेज डिफरेंस पे था आई थिंक। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि मैंने कब पढ़ाया था वो। बस एक क्लास में मैंने डायोड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था, फिर डायोड रेटिंग्स, यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। इसके बाद का एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके, सो आई एम शेयरिंग द पीपीटी। ये पीपीटी आपको शो हो रही है? यस प्लीज सर। कंफर्म। ओके, सो अभी तक हमने ड्रिफ्ट करंट पढ़ा था। ड्रिफ्ट करंट तक किसी को भी प्रॉब्लम है? कोई भी? इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। सर्किट रिप्लेस करने में या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम? Okay, I think there is no problem. So डिफ्यूजन करंट के बारे में आज बात करेंगे हम। डिफ्यूजन करंट क्या होता है? सो लास्ट क्लास में हमने ड्रिफ्ट करंट पढ़ा था। ड्रिफ्ट करंट किस कैरियर से जनरेट होता है जनरली? आप बताओ, इफ यू रिमेम्बर। ड्रिफ्ट करंट, सर ड्रिप करंट होल्स के लिए होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं के लिए नहीं, नेगेटिव। किसकी वजह से? मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है सर जनरेट या माइनॉरिटी कैरियर्स, यस यस ड्रिफ्ट करंट करेक्ट। माइनॉरिटी हाँ, कैरियर्स। ड्रिफ्ट करंट कभी भी आप डिस्कस करोगे तो वो माइनॉरिटी, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर से जनरेट होता है। और उसका जो मेन रीजन होता है ड्रिफ्ट करंट का, वो क्या होता है? मेन रीजन क्या होता है, कैसे जनरेट होता है? ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आपको याद हो ये वाला फिगर, इस फिगर में आप देखो, जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो उसके थ्रू एक आपका बैरियर वोल्टेज जनरेट होता है। बैरियर वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट पास करता है, someone please mute yourself, किसी का माइक ओपन है? ओके, थैंक यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका क्या होगा, जो करंट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली एक फोर्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से इनका मूवमेंट होता है। तो जनरली जो भी आपके माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उन पे इसका फोर्स एप्लीकेबल होता है, और उसके थ्रू करंट
फ्लो करता है। अब जब भी हम सेमीकंडक्टर्स में बात करते हैं करंट की, तो हम ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का जो मेजरमेंट करते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो हम करंट डेंसिटी के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो करंट डेंसिटी की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सो करंट डेंसिटी इक्वल्स टू होता है आई बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसको आप रीअरेंज करोगे तो करंट इक्वल्स टू हो जाएगा करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अब इसमें एक और चीज याद रखने वाली है कि ये एरिया कौन सा एरिया है, कि ऑब्वियसली आपको अगर 3D आपके पास 3D में अगर आपके पास एक सब्सटेंस हो और उसके थ्रू आपको करंट पास कर रहे हो तो कौन सा एरिया है, तो कौन सा एरिया आप यूज करोगे इसमें? ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है जिसके थ्रू करंट पास कर रहा है, तो आप सोच के बताओ कि कौन सा एरिया हमें लेना चाहिए, लॉजिकली कौन सा एरिया होगा? सेक्शनल एरिया सर, कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो होगा ही, कौन सा साइड का? सर ये फेस इस ए साइड का होगा, फ्रंट साइड का होगा, कौन सा होगा बताइए? सामने वाला जो ए वाला है, ए वाला फेस की तरफ। यहाँ पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर से करंट आपका एंटर कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो कभी भी आपको जब करंट डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में करंट डेंसिटी पूछ रहा है और उसके साथ साथ करंट भी पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पास 3 डायमेंशन दिए होंगे और 3 डायमेंशन में से आपको 2 डायमेंशन ऐसे फाइंड आउट करने होंगे जिनके थ्रू करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर फिगर दिया है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, अदरवाइज लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ जो भी आपके पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा। जनरली अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है तो उसमें केवल एरिया लिखा होता है, ए इक्वल्स टू सम वैल्यू। अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना होता है तो वो क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज को दे देते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ। ठीक है, लेंथ आपका लेंथ पूरा ये हो जाएगा, ब्रेड्थ आपका ये वाला एरिया हो जाएगा और ये विड्थ हो जाएगा। तो अगर इस केस में हम बात करें तो आपको अगर एरिया याद होगा तो आप जनरली क्या लिखोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ब्रेड्थ इंटू विड्थ, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो कभी भी आपको सेमीकंडक्टर्स के केस में अगर दिया होगा ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया या लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ दिया होगा, तो उस केस में आपको ब्रेड्थ और विड्थ का क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। या आपको अगर फिगर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लेंथ और विड्थ लेना है या लेंथ और ब्रेड्थ लेना है। क्लियर है सबको? एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? प्लीज कंफर्म। सर तो यहाँ पे सर ए वाला जो एरिया है वहाँ पे के लिए फिर हमको क्या लेना होगा, एक बार वापस से बता दीजिए। देखो, अगर इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर की बात करें तो एल मींस लेंथ कौन सी होगी? लेंथ हम लंबे वाले लंबाई को बोलते हैं, कितना लंबा है, तो ये एल हो जाएगा। ब्रेड्थ क्या होगा? कितनी चौड़ाई है। ठीक है, और विड्थ क्या हो जाएगा? कितनी ऊंचाई है। तो हमें यहाँ पे एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तो ब्रेड्थ और एक विड्थ, तो ब्रेड्थ इंटू विड्थ। क्लियर है? बी इंटू डब्ल्यू इज द एरिया। अगर यही करंट आपका इस साइड से पास कर रहा होता, ठीक है, सामने से पास कर रहा होता, तो आप क्या करते? लेंथ वो इंटू एरिया विड्थ। होता लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ये आपका विड्थ है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस और यही ऊपर से आ रहा होता तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ओके सर। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस साइड से करंट एंटर कर रहा है और क्या आपका डायमेंशन गिवन है। उसके बेस पे आप टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हो ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट। तो मैंने ये एक्सप्रेशन आपको एक्सप्लेन किया था। और एक और चीज आपको मेंशन करना मैं भूल गया, ये जो इक्वेशन होती है ये एक्चुअल इक्वेशन ओम्स लॉ होती है, इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। V इक्वल्स टू आई आर जो होता है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो कभी भी आपसे इंटरव्यू में या कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफाइन ओम्स लॉ, तो आप कहोगे V इक्वल्स टू आई आर। दैट इज नॉट द ओरिजिनल आंसर। ठीक है, ओरिजिनल आंसर क्या होगा इसका? ये होगा
जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, सिग्मा मैंने आपको बताया था क्यू पी म्यू, जो ये टर्म होता है क्यू पी म्यू दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी। उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे देखिए, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या होता है? क्यू म्यू इंटू एन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे गिवन है जे इक्वल्स टू क्यू पी म्यू पी इंटू ई, तो ये क्यू पी म्यू पी इज कंडक्टिविटी। तो जो ओम्स लॉ का इक्वेशन होता है, ओरिजिनल इक्वेशन, वो होता है जे इक्वल्स टू सिग्मा आई। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में आपको जे इक्वल्स टू सिग्मा आई को एक्सप्लेन करना होगा कि जे क्या है, सिग्मा क्या है, ई क्या है। सिग्मा को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यू पी म्यू पी क्या है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या होता है? तो डिफ्यूजन करंट मैंने बताया था कि जो करंट जो आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कैरियर्स मूव करते हैं, उसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि सेंट की या परफ्यूम की शीशी होती है, उसमें जो सेंटेड पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन होता है इनसाइड दैट कैन, उसमें बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही आप स्प्रे करते हो तो पूरे आपके रूम में एक मतलब सेम इंटेंसिटी की खुशबू फैल जाती है। तो वही सेम एप्लीकेशन आपका इस केस में भी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, जैसे ही इसको एक पाथ मिला इसको फ्लो करने का, तो ये क्या करेगा? अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होगा। इसको हम एक टर्म बोलते हैं डिफ्यूज। तो डिफ्यूज होगा इस तरफ से, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होगा। तो जैसे जैसे डिफ्यूज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका करंट फ्लो होगा। तो ये सेम फिनोमेना आपके पीएन जंक्शन में भी पाया जाता है, क्योंकि पीएन जंक्शन में भी आपका जो कंसंट्रेशन होता है पी टाइप में आपका बहुत ज्यादा होल्स होते हैं और एन टाइप में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। पार्टिकल्स टेंड टू स्प्रेड आउट और रीडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरियाज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। नेचर अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स टू जीरो। तो इसका जो नेचर होता है वो क्या करता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जीरो करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है आप बताओ? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट आपने पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा होगा। हाँ, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। ग्रेडियंट्स आपने पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स या डेल्टा जो फंक्शन आप पढ़ते हो। तो ये डिफरेंस, ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस, मतलब इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन है और इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन है, इन दोनों का डिफरेंस अगर जीरो हो जाए तो उस पर्टिकुलर चीज को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो आप इसको अज्यूम भी कर सकते हो, जैसे आप देखे होंगे, फेस भी किए होंगे, जैसे ही आप सेंटेड पार्टिकल्स को स्प्रे करते हो अपने एनवायरमेंट में, तो किसी भी कोने पे आप चले जाओ, सारे कोने पे सेम आपकी खुशबू होगी, अगर वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो वही सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है और कम कंसंट्रेशन वाले साइड को मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कब तक मूव करेगा? जब तक सारा कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। जब सारे कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स की जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा वो जीरो होगा। क्लियर है सबको? यस सर। इसका एग्जांपल दिया है अ बैड ऑर्डर इन अ रूम। बैड ऑर्डर को आप अच्छे ऑर्डर से भी रिप्लेस कर सकते हो। बहुत गंदी खुशबू होगी तो भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और अच्छी खुशबू होगी तो भी आराम से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। In semiconductors, this flow of carriers from one region of higher concentration to lower concentration results in a diffusion current. So इसके थ्रू जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ कैरियर्स होता है, ऑब्वियसली जब आपका कैरियर मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो जिस इस मूवमेंट की वजह से एक करंट फ्लो होगा, ठीक है। कि अगर कैरियर मूव कर रहा है तो आपका करंट भी मूव करेगा। तो करंट, उस पर्टिकुलर करंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट, जो आपका डिफ्यूजन के थ्रू फ्लो हो रहा है।
तो इस डिफ्यूजन करंट का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद से इसका एक इक्वेशन होता है, जैसे हमने इस पर्टिकुलर ड्रिफ्ट करंट के बारे में पढ़ा था। ड्रिफ्ट करंट का इक्वेशन क्या होता है? अगर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें बताना हो तो क्यूपी वीडी होगा और क्यू एन वीडी होगा। क्यूपी वीडी हम होल्स के केस में लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के केस में क्यू एन वीडी लेते हैं। दूसरा इसका फॉर्मूला हमने ड्रिफ्ट का क्या बताया था? क्यू पी म्यू पी इंटू ई या क्यू एन म्यू एन इंटू ई। होल्स के केस में क्यू पी म्यू पी ई होगा और इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्यू एन म्यू एन ई होगा। तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि सिग्मा पी ई बोल सकते हैं और सिग्मा एन ई बोल सकते हैं। सिग्मा रिप्रेजेंट्स कंडक्टिविटी ऑफ होल्स और सिग्मा एन रिप्रेजेंट्स कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, इजिली आप याद कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद सिमिलर वे में हमें डिफ्यूजन करंट का भी इक्वेशन बताना पड़ेगा। तो डिफ्यूजन करंट का इक्वेशन आपका होता है जे पी डिफ्यूजन। जे मीन्स करंट डेंसिटी ऑफ होल्स फॉर डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन के केस में क्या होगा? इक्वल्स टू माइनस क्यू डीपी इंटू डेल्टा पी। ठीक है, क्यू डीपी इंटू डेल्टा पी। अब इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स के केस में होता है डिफ्यूजन का क्यू डीएम इंटू डेल्टा एल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर वो माइनस का साइन सर वो यहाँ पर नहीं है, क्यों? माइनस का साइन वो डिफाइन कर रहा है ना कि एक्चुअली जो करंट डेंसिटी होती है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे अगर आप डिफ्यूजन का डेल्टा एन टर्म देखो, ठीक है, तो डेल्टा एन टर्म क्या होगा? डेल्टा एन टर्म क्या होगा? डेल्टा एन बताओ आप, क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हो। तो ये नेगेटिव हो गया डेल्टा एन। अब इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर है? वही केस आप यहाँ पे अप्लाई करो। डेल्टा पी क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। नेगेटिव। नेगेटिव। कंफर्म कर लो, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर कंफ्यूज हो गया सर। डेल्टा एन मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, जो यहाँ पे बताया था। सो डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा? पहले क्या था और बाद में क्या हुआ? पहले पहले माइनस बाद। तो पहले ऑब्वियसली बहुत ज्यादा था कंसंट्रेशन, बाद में क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। तो सॉरी, पहले मतलब बाद नहीं, बाद मतलब बाद माइनस पहले, मतलब आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आ रहा है? सर पहले मतलब रुको रुको रुको, बता रहा हूँ, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया तुमने। अभी आ रही है आवाज? अभी क्लियर है? यस सर क्लियर है? ठीक है। डेल्टा नहीं एन आ रही है, मतलब आ रही है। आ रही है अभी? अभी आ रही है? थोड़ा सिग्नल कभी कभी वीक हो जाता है, राउटर की प्रॉब्लम है। सो डेल्टा एन अभी क्लियर है आपको? डेल्टा एन मतलब क्या है? बाद की कंसंट्रेशन माइनस फर्स्ट कंसंट्रेशन। जनरली जो डेल्टा एन निकालते हैं वो क्या करते हैं? जो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंसंट्रेशन होता है और जो पहले कंसंट्रेशन होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा एन देखो तो उस केस में डेल्टा एन ऑब्वियसली जो पहले जो बाद में कंसंट्रेशन है बहुत ही कम होगा, क्योंकि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? ये कम होगा। पहले कंसंट्रेशन क्या था? बहुत ही ज्यादा था। तो जब बाद में और बाद माइनस पहले करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? एक नेगेटिव आएगा साइन, ये सर नेगेटिव है। क्योंकि बाद में कंसंट्रेशन बहुत कम। हेलो सर, आवाज कट हो रहा है आपका। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस सर आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज पूरा बंद हो गया है। यस सर। उस
अभी आवाज आ रही है? यस सर, यस आ रही है। यस सर। अभी क्लियर है? ठीक है। सो यहाँ पे हम डेल्टा एन और डेल्टा पी की बात कर रहे थे। सो डेल्टा एन मीन्स क्या हुआ कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आफ्टर डिफ्यूजन जो कंसेंट्रेशन है वो कम होगी ऑब्वियसली। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेंट्रेशन माइनस पहले कितनी कंसेंट्रेशन थी उसको हमने डिफरेंस करके इस वैल्यू को यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन जब कम होगी वैल्यू और कम वाले वैल्यू को ज्यादा वाली वैल्यू से आप माइनस कर रहे हो तो एक नेगेटिव साइन जनरेट होगा यहाँ पे। उस नेगेटिव साइन के साथ आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपका क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव साइन होता है। क्लियर है सबको? यस सर। तो नेगेटिव और मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव आप करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। क्लियर है? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक ही आवाज आ रही है। सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। सपोज आप एक एप्लीकेशन लेते हैं सेंट्रिक पार्टिकल्स का, जो हमने बात किया था आपके कैन में जो होता है, ठीक है? कैन में जो आपका परफ्यूम होता है या कह लो आप डीओ होता है, डीओ में जो सेंट्रिक पार्टिकल्स की अमाउंट है जो आप पैक्ड खरीदते हो, जैसे ही आप तो खरीदते हो तो उस मोमेंट पे बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है उसका। क्लियर है? जब खरीदते हो तो कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। सपोज 120 ml लेते हो, 120 ml ज्यादा होगा। जैसे ही उसको एक भी बार स्प्रे करोगे या एक से दो बार स्प्रे करोगे तो क्या होगा? उसकी क्वांटिटी कम होगी। सर आवाज फिर से डबल हो गया, शायद माइक पे कोई प्रॉब्लम है इसलिए। एक सेकंड रुको। जस्ट वेट। अभी आवाज क्लियर है? बताइए। यस हाँ। यस सर। ठीक है। सो सेंट की शीशी के बारे में बात कर रहा था मैं, जो आप डीओ परचेज करते हो फ्रॉम द मार्केट। तो उसमें क्या होता है कि इनिशियली 120 ml होता है। 120 ml को आप जब यूज करते हो तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? यूज करने के बाद उसकी जो क्वांटिटी होगी वो रिड्यूस होगी। तो जब रिड्यूस होगी तो उस मोमेंट का आप कंसेंट्रेशन सपोज 50 ml है तो 50 ml माइनस 120 ml, ठीक है? बाद का कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, ठीक है? नेगेटिव आएगा तो सर। वही सेम फंडा हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। डेल्टा एन आपका क्या होगा? जब आप किसी डिफ्यूजन वाले पर्टिकुलर फिनोमेना को आप एड्रेस करते हो या स्टडी करते हो तो इनिशियली आपका जो कंसेंट्रेशन होता है इन अ पर्टिकुलर रीजन बहुत हाई होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उसको एक पाथ मिलता है फ्लो करने के लिए तो उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा? ग्रेडियंट कम होगा। कंसेंट्रेशन आपका ग्रेडियंट जो है वो जीरो की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो बाद की कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो बाद वाले कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन को आप जब कंपेयर करोगे तो नेगेटिव क्रिएट होगा यहाँ से। तो इस नेगेटिव को आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन आपका पॉजिटिव देगा। ये इक्वेशन क्लियर है? यस सर। सर तो एक्चुअली सर पी वाला में जो हो रहा है तो उसमें भी तो सर आफ्टर माइनस बिफोर जैसे ही होगा तो। बता रहा हूँ। सो डेल्टा पी में भी वही होगा। डेल्टा पी में क्या हो रहा है? पहले आपका हायर कंसेंट्रेशन था लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है? कंसेंट्रेशन लो हो रहा है। तो जब आप इस वाले को मेजर करोगे आफ्टर माइनस इनिशियल, तो आफ्टर माइनस इनिशियल क्या होगा? यहाँ पे भी नेगेटिव क्रिएट होगा, नेगेटिव। ठीक है?
अब नेगेटिव यहाँ पे क्रिएट होगा और यहाँ पे जो चार्ज ले रहे हो जो होल का ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पी टाइप है, तो होल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो यहाँ का नेगेटिव और ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव हमने दिया हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव 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 आएगा। मतलब Positive पॉजिटिव आएगा नेगेटिव होना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ है यहाँ पे, डेल्टा पी कहाँ है पॉजिटिव? डेल्टा पी डेल्टा आपका पी नेगेटिव नेगेटिव है। है। नहीं, डेल्टा होल पी वाला तो नेगेटिव है। पॉजिटिव रहेगा, होल वाला पॉजिटिव और डेल पी नेगेटिव, तो नेगेटिव। हाँ, ये ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव पहले से है। क्यों? आपका होल का चार्ज है, तो होल का चार्ज आपका पॉजिटिव होता है, डेल्टा पी आपका नेगेटिव होगा। तो इसका नेगेटिव और जो हम इनिशियल में लगा रखे हैं नेगेटिव, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटकम आपका पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को डाउट? किसी को भी डाउट है? हाँ या ना, कंफर्म करो। लो सर। ठीक है। सो अब आपको क्लियर होगा कि जो करंट डेंसिटी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी भी आप क्वेश्चन में आता है तो आप नेगेटिव करके बताना। यू हैव टू रिमेम्बर कि ये जो क्वांटिटी होती है, जो करंट की क्वांटिटी होती है या आपकी करंट डेंसिटी की क्वांटिटी होती है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर आप करंट डेंसिटी पॉजिटिव ले लो तो ऑब्वियसली आपका करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। क्यों होगा? क्योंकि करंट डेंसिटी होता है आपका करंट डिवाइड बाय एरिया। तो करंट आपका क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय करंट डेंसिटी, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था एक्सप्रेशन। यहाँ पे करंट इक्वल्स टू करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर आपका करंट डेंसिटी पॉजिटिव है और एरिया पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा। तो करंट हमेशा पॉजिटिव आता है, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। Now we will talk about resistivity and conductivity. क्या होता है resistivity and conductivity? तो इन दोनों का रिलेशन हमें पता है। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ये अगर आप सिग्मा को कंडक्टिविटी लेते हो तो इसका इनवर्स जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ स्टेट्स J इक्वल्स टू सिग्मा E इक्वल्स टू E बाई रो। यहाँ पे E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, J इज करंट डेंसिटी एंड रो इज रेजिस्टिविटी। सिग्मा कंडक्टिविटी है जिसको आप 1 बाई ओम सेंटीमीटर से मेजर करते हो, एंड रेजिस्टिविटी रो को ओम सेंटीमीटर से आप मेजर करते हो। नाउ एडिंग द इलेक्ट्रॉन एंड होल ड्रिफ्ट करंट्स एट लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, आपका ये वैल्यू होगा। तो जब भी मैं पहले बात कर रहा था आपसे, अगर आपको याद हो इस पर्टिकुलर डायोड की, ये फॉरवर्ड बायस में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पी टाइप में आपका मेजॉरिटी होल्स होते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन साइड में आपका मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड माइनॉरिटी होल्स होते हैं। तो इनके थ्रू करंट जनरेट होगा। इसके मेजॉरिटी होल्स के थ्रू एक करंट जनरेट होगा, इसके मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक करंट जनरेट होगा, इसके माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से एक करंट जनरेट होगा, और इसके माइनॉरिटी होल की वजह से एक करंट जनरेट होगा। लेकिन जो टोटल करंट की हम जब बात करेंगे तो सबका कॉम्बिनेशन होगा, सबका एडिशन होगा। ये आपको मैंने बताया था, याद है आपको? प्लीज कंफर्म। यस सर। सो गए क्या सारे? समझ में नहीं आ रहा? बताइए, किसी को डाउट है? नितिन, आर यू देयर? सोनू, आकाश, दीपा, देवदीप, अनिकेत, शुभ्रो, समझ में आ रहा है आपको? शुभम, आदित्य, आशीष, यस सर, आगे।
हिमांशु, हिमांशु, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यस सर, समझ आ समझ में गया। आ रहा है आपको? ठीक है, देखो अगर आप बताओगे तो मुझे लगेगा कि आप सो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। जैसे ही आपको नहीं समझ में आया बताओ, क्योंकि फिजिकल क्लासेस नहीं है, ये ऑनलाइन क्लासेस है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो ऑन दी अदर साइड। तो यहाँ पे हमने करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया। तो जब टोटल करंट की बात होती है तो टोटल करंट, यहाँ पे अगर हम ड्रिफ्ट करंट को आप मान रहे हो, तो जब ड्रिफ्ट करंट की डिस्कशन कर रहे हो, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो डिफ्यूजन नहीं हो रहा है तो ड्रिफ्ट करंट के केस में टोटल जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो ड्यू टू होल्स होगा एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोनों का जो आप एडिशन करोगे तो एडिशन आपका होगा Q म्यू एन इंटू एन प्लस Q म्यू पी इंटू पी ई। ये वाले इक्वेशन को मैंने ऐड किया है दोनों को, उन दोनों करंट डेंसिटीज को ऐड किया है, क्यू पी म्यू पी ई एंड क्यू एन म्यू एन ई। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद डेंसिटी हो जाएगी हमारी। देन इसके थ्रू अब हम टोटल जो सिग्मा होता है या टोटल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो J इक्वल्स टू सिग्मा ई हमने पहले डिफाइन कर रखा है। तो E के अलावा जितना भी टर्म आ रहा है वो सारा का सारा सिग्मा का कंपोनेंट या कंडक्टिविटी का कंपोनेंट। तो यहाँ से Q मल्टीप्लाई बाई वन ब्रैकेट म्यू एन इंटू एन प्लस इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे जो भी हम सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं उसमें जो टोटल कंडक्टिविटी है ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट वो आपका Q म्यू एन इंटू एन प्लस म्यू पी इंटू पी। तो हमेशा याद रखना ये जनरल फॉर्मूला होता है आपका, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका J इक्वल्स टू Q म्यू एन इंटू एन प्लस म्यू पी इंटू पी इंटू ई, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद है तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये पार्ट आपका सिग्मा रिप्रेजेंट करता है Q म्यू एन इंटू एन प्लस म्यू पी इंटू पी एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी। अब आपको अगर कंडक्टिविटी पता है तो ऑब्वियसली जो इसका इनवर्स होता है रिलेशन वो होता है आपका रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी होगा रो इक्वल्स टू 1 बाई Q म्यू एन इंटू एन प्लस म्यू इंटू पी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, बट सिंस म्यू एन एंड म्यू पी चेंज वेरी लिटिल एंड एन एंड पी चेंज सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इसमें जो आपकी मोबिलिटी होती है, अगर आप मोबिलिटी का डिफरेंस देखोगे तो बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स में। एंड एक पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो उसमें जो होल्स होंगे वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होंगे, तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही पे किया है। इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका जो होल होगा वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सिग्मा की वैल्यू को आप डायरेक्टली लिख सकते हो Q म्यू एन इंटू एन, क्योंकि इसके थ्रू जो चेंज आएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो Q म्यू एन इंटू एन फॉर एन टाइप एंड वाइस वर्सा। अगर आप P की बात करें, P टाइप में आपका क्या होगा, होल्स की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। देन यू कैन इजीली राइट सिग्मा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू Q म्यू पी इंटू P। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये वाला Clear है? फिर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं एन टाइप और पी टाइप की बात कर रहा हूँ इस इक्वेशन में। हमारा ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है Q म्यू एन इंटू एन प्लस म्यू पी इंटू। इस इक्वेशन में अगर एक बार क्या हो सकता है, अगर हम पी टाइप की बात कर रहे हैं तो उसमें मेजोरिटी ऑफ होल्स होते हैं। जब मेजोरिटी ऑफ होल्स होंगे तो पी का कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा एन के कंसंट्रेशन से, क्योंकि एन आपका माइनॉरिटी में होगा। अगर पी आपका मेजोरिटी में है तो ये वाला टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो म्यू वन इंटू वन को, तो क्यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा आपका म्यू पी से। तो ये केस आपका है क्यू म्यू पी इंटू पी व्हेन यू आर यूजिंग पी
टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप के केस में पी बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एन। जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो एन में इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे तो होल्स आर इन माइनॉरिटी। तो म्यू टू इंटू पी आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू म्यू वन इंटू एन। तो इस वाले टर्म को आप नहीं कर सकते हो इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, और क्यू आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू इंटू म्यू वन से। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू होगी एन टाइप में क्यू इंटू म्यू वन। क्लियर है यस सर। अभी? ठीक है। सो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपके क्वेश्चन में एन टाइप या पी टाइप स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम सिग्मा की वैल्यू यूज करेंगे या कंडक्टिविटी की वैल्यू यूज करेंगे। अगर आप सिग्मा की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिए और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी अगर फाइंड आउट कर लिए और आपको एरिया पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आपको करंट पता चल जाएगा। तो आपको फ्लो पता चलेगा कि किस तरह से आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। सो टोटल करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये आपका इक्वेशन होगा इन केस ऑफ होल्स। अगर आप होल की बात करें तो टोटल होल के थ्रू जो करंट डेंसिटी जनरेट होता है वो ड्यू टू ड्रिफ्ट भी होगा एंड ड्यू टू डिफ्यूजन भी होगा। तो उसको ऐड किया है हमने। तो टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू होल विल बी इक्वल्स टू जेपी ड्रिफ्ट प्लस जेपी डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू यूपी इंटू पीई, और डिफ्यूजन का फॉर्मूला होता है माइनस क्यू डीपी इंटू डेल्टा पी। सिमिलरली यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, टोटल करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या होगा, टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट एंड टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को ऐड करोगे डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन के वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो ये वैल्यूज आएंगी। और जब आपके पास टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू होल आपके पास आ गया और टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू होल इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया, तो आप टोटल करंट डेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो जेपी प्लस जेएन आपका फुल जो करंट डेंसिटी होगा ड्यू टू ड्रिफ्ट एंड और जो आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो टोटल करंट डेंसिटी जनरेट हो रहा है उन सबका समेशन फाइनल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जे इक्वल्स टू जेपी प्लस जेएन आपका फाइनल इक्वेशन। क्लियर है सबको? एनी डाउट? सर वो डिफ्यूजन वाला हम लोग दोनों क्या ऐड नहीं कर सकते जैसे ड्रिफ्ट के लिए किए? नहीं, वो सारे ऐड हो रहे हैं। ये मत समझना कि यहाँ पे माइनस है, ये आप समझ नहीं रहे हो। ये इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर दिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था ना, यहाँ पे माइनस इसका आ रहा था डेल्टा पी का, और यहाँ पे क्यू पॉजिटिव था, बट ऑलरेडी माइनस प्रेजेंट है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जा रहा था। तो ये मत समझो आप यहाँ पे माइनस दिया हुआ है दैट मीन्स कि नेगेटिव हो रहा है। ये सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, जेपी में भी सारा ऐड हो रहा है और जेएन में भी सारा ऐड हो रहा है। और यहाँ पे आप जो जे ले रहे हो ये सारा का सारा एडिशन हो रहा है। अगर नेगेटिव आता है कहीं पे भी तो आप उसको क्या करोगे, मॉड ले लोगे, नेगेटिव आएगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये नेगेटिव केवल कह सकते हो आप साइन रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि जो एक्चुअल साइन है वो आप एज इट इज रखो। क्यू फॉर इलेक्ट्रॉन और क्यू फॉर होल जो वैल्यू होती है वो एज इट इज आप साइन विद साइन रखोगे। जैसे यहाँ पे अगर आप क्यू की वैल्यू रखते हो तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, होल के लिए पॉजिटिव होगी। यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू रखते हैं, होल के लिए पॉजिटिव होगी। बट डेल्टा पी से आपका नेगेटिव जनरेट हो रहा है जो आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर रहा है। क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टोटल करंट की। टोटल करंट आपका मैंने इक्वेशन बताया था I इक्वल्स टू जे इंटू ए। सो टोटल करंट, अगर करंट डेंसिटी आपको पता है तो मल्टीप्लाइड बाई एरिया करोगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास सेमीकंडक्टर का फिगर गिवन है या ये बता रखा है कि किधर से करंट एंटर कर रहा है या पास कर रहा है, क्या डायमेंशन हमें यूज करना है।
सो एरिया, करंट डेंसिटी एंड करंट, ये यूजुअल मीनिंग है इस I इक्वल्स टू जे के। उसके बाद एक रिलेशन है जो हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यूज किया था, यहाँ पे dp इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है। डिफ्यूजन का रेट से हो रहा है वो dp से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा p इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड dp इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो एज पर आइंस्टीन रिलेशन और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, ये डी का इक्वेशन होता है, डी इक्वल्स टू म्यू इनटू वीटी, या डी बाई म्यू इक्वल्स टू वीटी। वीटी क्या होता है, केटी बाई क्यू, जो हम जानते हैं थर्मल वोल्टेज होता है। टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड क्यू इज द चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू पे रखते हैं, के आपका कांस्टेंट है। तो थर्मल वोल्टेज मींस टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो इन केल्विन होता है। तो ये तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये इनिशियल क्लासेस में मैंने बता रखा है कि कैसे डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस वीटी की वैल्यू होती है टी और डिवाइड बाई 11,400। सो क्यू बाई के की जो वैल्यू होती है वो 11,400 होती है। तो अगर आप टी इन डिग्री केल्विन रखते हो तो थर्मल वोल्टेज आप इजीली निकाल लोगे। तो यहाँ से इस रिलेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? एक कंक्लूजन तो ये है कि जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है कैपिटल डी, वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वीटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। और दूसरा रिलेशन ये भी निकाल सकते हो कि जो म्यू है मोबिलिटी, वो भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। बट जो इनका रेशियो है डी बाई म्यू, वो आपका एक टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज है, ठीक है। सो डी बाई म्यू इक्वल्स टू वीटी होता है। सो ये कुछ आपके पास रिलेशन थे जो आपको याद रखना है। डी इक्वल्स टू वीटी, म्यू इनटू वीटी, और वीटी इक्वल्स टू टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज। फिर डी इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट, म्यू मोबिलिटी। तो ये एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें ये डी की वैल्यू दी होगी। अगर आपसे डिफ्यूजन रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, डिफ्यूजन करंट या डिफ्यूजन करंट डेंसिटी पूछता है, तो डी की वैल्यू आपको गिवन होगी, इसको आपको याद नहीं रखना है। बट ये रिलेशन आपको याद रखना है कि और वीटी होता है और डी आपको गिवन नहीं होता है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, म्यू इनटू वीटी आपको पता है तो डी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम आगे देखेंगे, जब मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस दूंगा कि म्यू और वीटी गिवन है और आपको डी फाइंड आउट करना है, और उसके थ्रू आपको करंट डेंसिटी निकालना है। सर सर यहाँ पे VT हाँ का बताइए। जेनरली वैल्यू कितना पुट करता है, 26 या 25? वीटी वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बट आपको जब भी यूज करोगे पहले आपको लेट करके मानना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि VT इक्वल्स टू 25 मिलीवोल्ट्स और 26 मिलीवोल्ट्स, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है, सपोज 300 डिग्री केल्विन गिवन है और आपको थर्मल वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो आप एक वैल्यू आप इजिली मान लो। लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ थर्मल वोल्टेज इक्वल्स टू 25 मिलीवोल्ट और 26 मिलीवोल्ट, और उसके बेसिस पे आप सारा का सारा कैलकुलेशन करो। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो थोड़ा सा वेरिएशन तो होगा, क्योंकि 1 मिलीवोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, बट उतना वेरी नहीं करेगा। अप्रोक्सीमेटली सेम ही आंसर आना चाहिए। क्लियर है? यस सर। उसके बाद ये आपका एक न्यूमेरिकल है, एक बार आप पढ़ो और बताओ कैसे होगा ये। जितना डेटा था मैंने आपको दे दिया है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको?
किसी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बताइए, क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आकाश, विधान, देवदीप, मित्रानिक, आशीष, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? प्लीज रिस्पॉन्ड। देवदीप बताइए कैसे होगा क्वेश्चन? ओके ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए, सो क्वेश्चन में पूछ रहा है, कंसिडर एन इंट्रिंसिक सिलिकॉन बार ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 0.6 सेंटीमीटर एट रूम टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन. An average field of 18 volt per centimeter is applied across the ends of the silicon bar. Calculate electron and hole component of current density, total current in the bar and resistivity of the bar. ठीक है, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट डेंसिटी पूछ रहा है, तो हमें प्रीवियस के जो फॉर्मूले हैं वही यूज करना है। इन दोनों फॉर्मूले में से कोई एक यूज होगा। उसके बाद इसमें एक चीज आप नोटिस करोगे कि हमें मोबिलिटी ऑफ होल्स दिया हुआ है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है एंड टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया, D इक्वल्स टू म्यू VT। ठीक है, तो D तो हमारा निकल जाएगा। तो अगर डिफ्यूजन की बात करें तो dN तो हमें पता है, dP भी हम निकाल सकते हैं। dP कैसे निकालेंगे, हमें होल मोबिलिटी पता है और टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज यहाँ से 26 मिली वोल्ट या 25 मिली वोल्ट 300 डिग्री केल्विन से निकाल सकते हैं। सो dP और dN तो हमें यहाँ से पता चल गया। अब डिफ्यूजन के रिलेटेड और क्या दिया है, डेल्टा M और डेल्टा P। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर दिया होगा तो ऑब्वियसली हम इस डिफ्यूजन करंट डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये चेक करेंगे कि कहीं पे भी डेल्टा M या डेल्टा P का डिस्कशन है तो कहीं नहीं है। ठीक है, देख लो आप, कहीं पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ है। तो अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपके पास डिफ्यूजन तो नहीं निकाल सकते। तो एक तो तरीका ये है कि आप डिफ्यूजन नहीं निकाल सकते, आपको ड्रिफ्ट ही निकालना है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आपका क्वेश्चन का सॉल्व करने का ये है कि इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि एन इंट्रिंसिक सिलिकॉन बार, जब इंट्रिंसिक सिलिकॉन बार की आप बात करते हो तो उस केस में जो
मेजॉरिटी कैरियर्स या माइनॉरिटी कैरियर्स का कॉन्सेप्ट है वो नहीं आ पाता है, क्योंकि सारा कंसंट्रेशन आपका इक्वल होता है। अगर आप इंट्रिंसिक सिलिकॉन बार की बात करते हो, दैट मीन्स कि आप प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल डोपिंग नहीं हुई है। एक्सटर्नल डोपिंग नहीं है तो ऑब्वियसली कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, जैसा हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो अगर डिफ्यूजन नहीं होगा तो डिफ्यूजन करंट यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। हम जो भी बात करेंगे वो ड्रिफ्ट करंट की बात करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इंट्रिंसिक सिलिकॉन बार की बात हो रही है और क्रॉस सेक्शन आपका दिया है, लेंथ दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, एवरेज फील्ड दिया हुआ है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट डेंसिटी। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है Q mu n into n e, और होल डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए Q mu p into p e। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट डेंसिटी आपका इन दो फॉर्मूले से पता चल जाएगा। सो Q की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे Q की वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻19। म्यू पी और म्यू एन गिवन है आपके पास। एन और पी, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो प्योर सेमीकंडक्टर में पी और एन दोनों इक्वल होते हैं, और ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर आपका इंट्रिंसिक सिलिकॉन बार है, तो वहां पे इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 1.5 into 10⁻10 per centimeter cube। तो ये एन और पी दोनों में सेम होगा, बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है? मोबिलिटी में। तो इस इक्वेशन से अगर आप देखो तो यहाँ पे केवल मोबिलिटी का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स सेम है। Q भी सेम है, P भी सेम है, E भी सेम है, Q N E सेम है। तो म्यू पी और म्यू एन की वजह से करंट डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है, यू कैन इजीली कैलकुलेट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि टोटल करंट इन द बार। तो अगर आपके पास करंट डेंसिटी पता है तो आप इन दोनों करंट डेंसिटी को एड अप करोगे, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है dp प्लस jn। तो यहाँ से टोटल एडअप आएगा, उस एडेड वैल्यू में जो रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा। अब टोटल करंट मिल गया, आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टिविटी। टोटल करंट वाले एक बार रिपीट कीजिए। टोटल करंट वही आपको क्या करना है, I इक्वल्स टू जे इंटू ए। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया था मैंने, ये वाला इक्वेशन। टोटल करंट I इक्वल्स टू जे इंटू ए। एरिया आपको पता है, टोटल करंट डेंसिटी आपको पता है ड्यू टू होल एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका टोटल करंट आ जाएगा। तो यहाँ से आपका टोटल करंट आ गया। उसके बाद आपको रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है, रेजिस्टिविटी ऑफ द बार। तो रेजिस्टिविटी के लिए भी फॉर्मूला हमने दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है आपका, ये रो इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई Q मल्टीप्लाइड बाई विद इन ब्रैकेट म्यू एन इंटू एन प्लस म्यू पी इंटू पी। अब जब आप सिलिकॉन इंट्रिंसिक बार की बात कर रहे हो तो उस केस में N और P की वैल्यू सेम है, तो N और P को कॉमन लेके आप बाहर ले लोगे, तो 1 बाई Q इंटू N मल्टीप्लाइड बाई म्यू एन प्लस म्यू पी, ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा इस केस में। तो इसका सॉल्यूशन आपको पता चल गया कैसे निकलेगा। किसी को डाउट है? सर यहाँ पर हम लोग टोटल करंट डेंसिटी को अगर निकाल के फिर उसको ई से अगर ये कर दे तो क्या वहाँ पर कंडक्टिविटी मिल जाएगा? फिर आ जाएगा। रेजिस्टिविटी वो लंबा हो गया ना, लंबा हो गया, वो तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फॉर्मूला बेस बता दिया। अच्छा सर। अब आप वही बात की, आप नाक को सीधे पकड़ना चाहते हो या हाथ घुमा के पकड़ना चाहते हो, बात तो एक ही है। आप फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहते हो या पूरा जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको निकालना है रेजिस्टिविटी वो यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो आप। लेकिन वही है कि आप अगर इनडायरेक्ट वे में चलोगे तो आपके लिए ये बेनिफिट हो सकता है कि आपको फॉर्मूला याद होने में दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली याद करोगे और कभी भी इन फ्यूचर यूज कर सकते हो। बट अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो तो आप टाइम सेव कर रहे हो। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर।
ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास करंट डेंसिटी आ गया और करंट डेंसिटी में एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिवाइड कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कंडक्टिविटी आ गया, और कंडक्टिविटी को अगर आ गया तो उसका इन्वर्स कर लिया तो भी आपके पास रेजिस्टिविटी आ गया। तो सर वो दोनों तरीके इनडायरेक्ट, से। हाँ सर वो इनडायरेक्ट वे में जो वो कॉमन वाला कैसे यूज करें एक बार वो सर बता दीजिए। कौन सा कॉमन वाला? मतलब एन और पी को जो कॉमन लेके आप किए अभी हाँ लास्ट वही में। वही 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 ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो डायरेक्ट। ये वाला फॉर्मूला क्या है? रो इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू एन इंटू एन प्लस म्यू पी इंटू पी। अब इंट्रिंसिक के केस में मुझे पता है कि n इक्वल्स टू पी होता है, तो जब n इक्वल्स टू पी होता है तो इन दोनों को बाहर लेते हो आप, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं केवल तो q इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में म्यू एन प्लस म्यू पी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला ये डायरेक्ट है, दूसरा फॉर्मूला आपने बताया जो ये वाला फॉर्मूला है, जे बाई ई बाई जे करोगे आप तो आपको डायरेक्टली रो मिल जाएगा, या सिग्मा आप निकालो उसके बाद रो निकालो, तो कोई भी तरीका अपनाओ, आप आओगे अल्टीमेटली यहीं पे, यही आपको फाइंड आउट होगा। तो ये दो तरीके थे जिससे आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है सबको न्यूमेरिकल? यस सर। यस सर। तो ऐसे सिंपल एग्जांपल्स आ सकते हैं, और टफ बनाने के लिए आपके पास सारी वैल्यूज दे देगा। सपोज यहाँ पे अगर आपको डेल्टा एन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी दिया होता और आपसे पूछ लेता तो आपको क्या कैलकुलेट करना होता? सबसे पहले डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट के लिए आपके पास म्यू की वैल्यू गिवन है, वीटी यहाँ से टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, क्योंकि 26 मिलीवोल्ट या 25 मिलीवोल्ट हम देते हैं एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास दोनों के डिफ्यूजन कोफिशिएंट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भी आ जाएगा, होल का भी आ जाएगा, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप डिफ्यूजन होल डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके आप डिफ्यूजन कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और जब उन दोनों को भी ऐड करोगे तो पूरा समेशन आपका टोटल करंट डेंसिटी देगा। तो आई थिंक ये सिंपल एग्जांपल आपको क्लियर होगा, और इन फ्यूचर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू कैन इजीली हैंडल। क्लियर है सबको? किसी को डाउट? किसी को भी डाउट है अभी तक कहीं पे भी? आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे। डाउट है कहीं पे भी किसी को? नहीं सर। ठीक है, आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमारा ब्रेकडाउन है, और ब्रेकडाउन में थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, न्यू कॉन्सेप्ट है, तो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी तक आपको कोई डाउट है तो पूछो आप कहीं पे भी। अच्छा, हमने इस पे अभी क्वेश्चन ज्यादा किया नहीं है, तो इस वाले पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, आप इनके बेस क्वेश्चन आप उस पर्टिकुलर बी लैब्स वाले जो लैब है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें क्विज में जाके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, वहां पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। लेट अस सी, आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ मैं। और सर मतलब सर क्योंकि हम न्यू स्टूडेंट है तो सर उस केस में सर असाइनमेंट मतलब कौन कौन सा भी करना होगा? कहाँ पे? अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स में। न्यू स्टूडेंट्स में मैंने एक ही असाइनमेंट हमने अपलोड किया है, अभी आगे असाइनमेंट में अपलोड करूंगा उससे रिलेटेड। तो ये तो आपकी असाइनमेंट है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपके सिलेबस में नहीं है, फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला आपको स्क्रीन शो हो रहा है बी लैब्स का? यस सर। हाँ, तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो पढ़ना ही नहीं है। फिर कंसीडर एन आइडियल पी मेंशन डायोड ऑपरेटिंग फॉरवर्ड बायस कैलकुलेट द चेंज इन वोल्टेज, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये आई थिंक मैंने डिस्कस भी किया है ये सारे,
कि मैंने डिस्कस किया है क्या आपके साथ? यस सर ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। हाँ, ये लैब में शायद मैंने डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सारी जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड ऑन आपका जो पढ़ाया गया है उसी पे है। ये वाला आपसे अभी डिस्कस नहीं किया है, तो ये वाला आप छोड़ सकते हो। ये बिल्ट इन वोल्टेज का फॉर्मूला है, जो हम बैरियर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है ये, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, बाकी तो आई थिंक ये भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये इस फॉर्मूले पे ही बेस है। ये भी बिल्ट इन वोल्टेज है। ये वाला आप कर सकते हो, एक 9th कर सकते हो, और 5 और 4 भी कर सकते हो। ये 3rd भी हो जाएगा, ठीक है, 2nd भी हो जाएगा, और ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो 2 3 4 5 4 क्वेश्चन हो गए, और 9th हो गया 5 क्वेश्चन। सो 10 में से 5 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। इसे अगर हम डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को, तो फॉरवर्ड पोटेंशियल 10 वोल्ट का दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस आपका 1 किलो ओम इज आल्सो इन सीरीज विद द डायोड। फाइंड द करंट। तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है और 10 वोल्ट दिया हुआ है सिलिकॉन का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सिलिकॉन डायोड का पता करना होगा कि कितना कटिंग वोल्टेज होता है। कटिंग वोल्टेज हमें पता है, इसका 0.7 वोल्ट होता है। और इस अरेंजमेंट में अगर हमारे पास है सिंपल जो सर्किट होता है, जस्ट अ मोमेंट, ये वाला अरेंजमेंट है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दो आप सीरीज में। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 10 माइनस 0.7 हो जाएगा 9.3, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है, रेजिस्टेंस है 1 किलो, तो उससे डिवाइड करोगे तो 9.3 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सिंपल है। ये आपका करंट फ्लोइंग रूम टेम्परेचर विद रिवर्स बायस, तो ये आपका रिवर्स बायस में दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आई नॉट की वैल्यू दी हुई है, रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू दी है, और कैलकुलेट द करंट बिना फॉरवर्ड वोल्टेज 0.1। तो सिंपल आपका जो रिलेशन था डायोड का, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर वी बाई ईटा वी टी, उसमें इन वैल्यूज को पुट करना है। आई नॉट की वैल्यू गिवन है, फॉरवर्ड वोल्टेज गिवन है, तो करंट, फॉरवर्ड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये सारे भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज फिर कंक्लूड करते हैं। अभी तक किसी को भी डाउट है तो पूछो आप। सर वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे कट ऑफ वोल्टेज 0.7? हाँ हाँ, सिलिकॉन के केस में हमेशा आप लिख सकते हो। सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होता है। तो आप डायरेक्टली उसको ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जर्मेनियम में 0.3। हाँ, 0.3 होता है। सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में सिंपल आपका केवीएल लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डाउट होता है तो मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ इसका, बट क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। उसको एक बार सर दिखा दीजिएगा। एक सेकंड, ये ऐसा कुछ सर्किट है, यहाँ से एम्पियर हटा दो, यहाँ से वोल्टमीटर हटा दो, तो ये वाली सर्किट है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो इस केस में आप देखो क्या वोल्टेज दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, 10 वोल्ट है और सिलिकॉन डायोड है। तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि पी से, पॉजिटिव ऑफ बैटरी से पी साइड कनेक्टेड है, और नेगेटिव ऑफ बैटरी से एन साइड कनेक्टेड है। तो ये फॉरवर्ड बायस में है, यहाँ पे 10 वोल्ट अप्लाइड है। तो एक सेकंड, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बैटरी आ जाएगी। बैटरी फॉरवर्ड बायस में आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट आपका ऊपर की तरफ होगा, और नेगेटिव प्लेट आपका नीचे की तरफ होगा, और इसकी वैल्यू जो होगी वो 0.7
7 वोल्ट होगी। ये आपका 10 वोल्ट गिवन है। स्क्रीन पे ग्रीन कलर का जो मैं लिख रहा हूँ शो हो रहा है। यस सर। तो अब आप इजीली इसका करंट फाइंड आउट कर सकते हो। ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट पीएन जंक्शन का, तो पॉजिटिव बैटरी का होगा, और ये नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव बैटरी का होगा। और इसका कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट रख दिया। अब केवीएल अप्लाई करो, तो यहाँ से जब केवीएल अप्लाई करोगे तो मेरे कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव प्लेट पड़ रहा है पहले, तो ये -10 में लिखता हूँ, -10। उसके बाद प्लस करंट की डायरेक्शन में मान रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में प्लस IR लिखूंगा मैं, प्लस IR उसके बाद जो बैटरी आ रही है एक, तो बैटरी का पॉजिटिव पड़ रहा है, तो इस पॉजिटिव बैटरी के अकॉर्डिंग मैं प्लस 0.7 लिखूंगा, तो प्लस 0.7 इक्वल्स टू 0। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो -10 है और प्लस 0.7 है, तो -10 प्लस 0.7 होगा 9.3, -9.3, और -9.3 को दूसरे साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। और R आपका 1 किलो ओम है, तो 9.3 डिवाइड बाई 1 किलो ओम इक्वल्स टू 9.3 मिली एम्पियर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। इस वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया वैसे ही आप कर सकते हो। D1 और D2 सिलिकॉन डायोड्स हैं, तो 0.7 वोल्ट D1 का हो जाएगा, D2 का भी 0.7 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल इधर की तरफ होगा और नेगेटिव इस साइड होगा। वैसे ही D1 का पॉजिटिव प्लेट पहले पड़ेगा, फिर नेगेटिव प्लेट दूसरे साइड पड़ेगा। फिर R1 और R2 सीरीज में है, तो इन दोनों को ऐड करना है आपको। तो मेरे कन्वेंशन के हिसाब से -6 प्लस 0.7 और प्लस 0.7 प्लस I इंटू R1 प्लस R2, ये इक्वेशन होगा KVL का। मैंने क्या बोला? -6 प्लस IR1 प्लस 0.7 प्लस IR2 प्लस 0.7 इक्वल्स टू 0। KVL इक्वेशन समझ में आई सबको? यस सर। फिर 6 वाली वैल्यू को आप माइनस करोगे 1.4 से, 0.7 को एडअप करोगे तो क्या आएगा? 1.4, और 1.4 ऐड करोगे तो 5.6 होगा, सॉरी 4.6 होगा। 4.6 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 4.6 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना होगा? 2.3। 4.6 डिवाइडेड बाई 2.3 इक्वल्स टू 2, और किलो है, किलो में तो मिली एम्पियर हो जाएगा, ये 2 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा इसका। ये भी मैंने डिस्कस किया था, ये भी आप इजीली कर सकते हो। सो किसी को भी कहीं पे भी डाउट है इस क्विज में भी आप कर सकते हो। सो मैं इसका क्वेश्चन अगर आपको ट्राई करना है इस पर्टिकुलर डायोड बेस्ड क्वेश्चन, तो आप एक बार उस पर चेक करना, जो मैंने बुक शेयर किया है गूगल क्लासरूम में बॉयल स्टेट का, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको डायोड सेक्शन में मिल सकता है। तो डायोड सेक्शन में क्वेश्चंस है, अनसॉल्व क्वेश्चन या सॉल्व क्वेश्चन जो भी है, एक बार ट्राई करना। और अगर कहीं पे भी डाउट होता है या सोल्यूशन आपको नहीं पता है, तो आप सिंपली एक बार मुझे व्हाट्सएप करना अपना सोल्यूशन, और मैं देख के आपको कंफर्म कर दूंगा कि आपने सही सॉल्व किया या गलत सॉल्व किया है। अदरवाइज मैं उसका असाइनमेंट बना के भी एक बार आपको दे दूंगा, सो दैट यू कैन इजीली ट्राई, और जो भी सोल्यूशन हो उसको हम डिस्कस कर सके क्लास में। क्लियर है सबको? यस सर। तो अभी सर नया स्टूडेंट सर असाइनमेंट के लिए फिर कौन सा करेंगे, यही सब? नए स्टूडेंट्स के लिए तो अभी जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाओ। बाकी असाइनमेंट्स तो आप तभी कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा।
यस सर। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसके बेस पे तो आप जो असाइनमेंट पहला मैंने दिया है उसी को आप कर सकते हो। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आई थिंक आप नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपका सिलेबस वहां तक हुआ नहीं है, 2-3 ही क्लासेस हुई हैं आपकी। तो ट्राई करना, एक बार देख लेना आपसे जितना हो पाए। अदरवाइज मैं एक बार आपको आज या कल में असाइनमेंट एक और दूंगा, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दीज डायट क्वेश्चंस, और विद इन 1 वीक मैं आपसे असाइनमेंट का सोल्यूशन मांगूंगा। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम जेनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन पढ़ेंगे और उसके जो डायोड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर हमारे मिड टर्म में क्या अभी डिफ्यूजन करंट ये वाला है? अभी यार एक बार मुझे पूछना पड़ेगा, आई थिंक एक बार मैं आपको पूछ के बताऊंगा कि आपके सिलेबस में क्या रहेगा, क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं है कि आपको कितना सिलेबस देना है। फिर भी अभी हमारी नेक्स्ट क्लास तो होगी आई थिंक, नेक्स्ट क्लास कब है? 13th क्योंकि हमारे मिड टर्म शायद 14-15 को होगा, तो सर हम लोग प्रिपरेशन करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। आज मैं एक बार पूछ के बता देता हूँ आपको, ग्रुप में ही बता दूंगा, जो ऑफिशियल ग्रुप है हमारा उसमें हम बता देंगे। ओके सर। Okay. So if anybody has any doubt, then please ask. Otherwise, we will conclude this session. और आपका टेस्ट जनरेटेड है, तो विद इन 2 PM आप IMCRP पे ट्राई कर सकते हो। और अगर आप के पास IMCRP अकाउंट नहीं है तो मैं क्विज शेयर करूंगा गूगल फॉर्म का इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से भी आप अपना अटेंडेंस दे सकते हो। ओके सर। सो ओके, थैंक यू। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। नहीं सर।